हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं 4 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन समिट इन 2024? 2024 में एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। तो इन 2024 इंडोनेशिया इज होस्टिंग द एशियन समिट। मतलब ये एशियन समिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके, एशियन समिट इन 2024 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश हिस्सा लेते हैं। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, यहाँ लिख देती हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका मेन मकसद ये होता है कि मेंबर देश आपस में कोऑपरेशन बढ़ाए और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। अब इंडोनेशिया इस समिट को होस्ट कर रहा है जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल देश है। इंडोनेशिया का जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये रीजन का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलस देश है। इस समिट में लीडर्स अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं जैसे ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंटल इश्यूज। इस बार के एशियन समिट में कुछ बड़े टॉपिक्स होंगे जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेशली साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्प्यूट्स का सलूशन। चाइना और एशियन के कुछ मेंबर कंट्रीज के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और इंडोनेशिया चाहता है कि ये पीसफुली सॉल्व हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडोनेशिया चाहता है कि एशियन कंट्रीज अपने ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करें ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में रीजन का रोल और ज़्यादा बढ़े। तो ओवरऑल क्या हुआ, इंडोनेशिया के लिए समिट होस्ट करना एक प्रेस्टिजियस और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को और बढ़ा सकता है और एशियन मतलब जो समिट है उसमें लीडरशिप रोल को और मजबूत कर सकता है। Now let's move on to our next question. वो पूछ रहा है, the G20 summit scheduled for 2024 will be hosted by which country? So it will be hosted by India. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2024 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। 2024 का G20 समिट, ओके, 2024 का G20 समिट इंडिया होस्ट करेगा। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें दुनिया के 19 देश और यूरोपियन यूनियन हिस्सा लेते हैं। ओके, यूरोपियन यूनियन EU जिसे हम बोलते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। इनका मेन फोकस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेटिक चेंज और इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया के लिए G20 समिट होस्ट करना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है। ये इंडिया को एक प्लेटफॉर्म देता है अपने ग्लोबल लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ दिखाने का और अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। इंडिया इस समिट में अपने नेशनल इंटरेस्ट जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेटिक चेंज एंड क्लाइमेटिक एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस करेगा। इस समिट के दौरान लीडर्स दुनिया के बड़े चैलेंजेस जैसे इन्फ्लेशन, ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की होस्टिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समिट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत करने के लिए इस फोरम का अच्छे से फ़ायदा उठाएगा। तो इन शॉर्ट 2024 में इंडिया का G20 समिट होस्ट करना कंट्री के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी और ग्लोबल स्टेज पर अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने का एक परफेक्ट मौका होगा।
अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली पास्ड अ लॉ टू रिजर्व 50% ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने का कानून पारित किया है? इट्स महाराष्ट्र। ओके, तो रिसेंटली महाराष्ट्र ने एक लॉ पास किया है जिसमें पंचायत की इलेक्शन में 50% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा सके और रूरल गवर्नेंस में महिलाओं की ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। महाराष्ट्र का ये स्टेप एक सिग्निफिकेंट मूव है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि ग्राम पंचायत जैसे ग्रास रूट्स लेवल पर वुमेन की वॉइस और रिप्रेजेंटेशन बढ़े, महिलाओं को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स मिलेंगी और रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज़ में उनका इनपुट ज़्यादा होगा। इस लॉ के ज़रिए महाराष्ट्र सरकार का एम है कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करे और वुमेन लीडर्स को पॉलिटिकल स्पेस में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इससे रूरल एरियाज़ में विमेंस लीडरशिप और गवर्नेंस में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये लॉ महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी स्टेप है जो उन्हें लोकल गवर्नेंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मौका देगा और रूरल डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अभी देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, who was appointed as the chairman of the National Highways Authority of India NHAI। So राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय। ओके, सो अलका उपाध्याय को रिसेंटली नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। NHAI एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में हाईवेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करती है। अलका उपाध्याय एक सीनियर IAS ऑफिसर है और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत एक्सटेंसिव है। उनका अपॉइंटमेंट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि NHAI का रोल भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा है। हाईवेज और रोड्स के नेटवर्क्स को एफिशिएंटली मैनेज करना और नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना उनके लिए प्रायोरिटी होगा। अलका उपाध्याय के लीडरशिप में उम्मीद की जा रही है कि NHAI के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जैसे भारतमाला परियोजना और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क्स तेजी से कंप्लीट होंगे। ये अपॉइंटमेंट वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल है जिसमें एक सीनियर फीमेल ऑफिसर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अभी देखते हैं हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल विच बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। भारत ने सफलतापूर्वक अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो किस श्रेणी से संबंधित है? इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल ज़मीन से लॉन्च होती है और अपने टारगेट तक लैंड पर ही जाके हिट करती है। अग्नि प्राइम को इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करने के लिए डेवलप किया गया है। ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है और ये अग्नि सीरीज की एडवांस्ड वर्जन है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है जो इसे एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। इस मिसाइल का टेस्ट सक्सेस होने का मतलब है कि इंडिया की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये मिसाइल लाइट वेट है और इसमें मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसके एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करता है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है और हमें अपने नेबरिंग थ्रेट्स के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक एज देता है। आइए देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। The Chandrayaan-3 mission by ISRO confirmed the presence of which key element on the moon's surface? तो इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के चंद्रमा की सतह पर किस प्रमुख तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? So the correct answer is
ऑप्शन नंबर बी, दैट इज water ice, like ice water ice, whatever you say. ओके तो चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा इसरो ने मून के सरफेस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की है, और वो है वाटर आइस की प्रेजेंस का कंफर्मेशन। ये वाटर आइस मून के साउथ पोल के एरिया में डिटेक्ट हुए हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। वाटर आइस का मून पर होना इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि फ्यूचर में अगर मून पर ह्यूमन बेस एस्टेब्लिश करना हो या फर्दर स्पेस मिशंस की प्लानिंग करनी हो, तो ये वाटर आइस का सोर्स एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन सकता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन जनरेशन और इवन रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चंद्रयान 3 का ये मिशन इसरो के लिए एक मेजर सक्सेस है और इसने मून के एक्सप्लोरेशन में एक नई उम्मीद जगाई है। इस डिस्कवरी से मून के साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करने के फ्यूचर प्लान्स और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ये एरिया रिसोर्सेज से भरा हुआ हो सकता है। Now let's move on to our next question. Which Indian cricketer was recently awarded the Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इट इज नन अदर देन शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर है। ये अवार्ड उन्हें उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस और कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है। शुभमन गिल एक टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, जिन्होंने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस से टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने टेस्ट मैचेस में अपने शानदार बैटिंग से सबका दिल जीता है और अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ओके, उनका जो वर्सेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट क्रिकेट हो। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलना शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और ये उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है। इस अवार्ड के बाद उनसे और भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जा रही है, जो उन्हें एक और सक्सेसफुल करियर की तरफ ले जाएगी। Now let's move on to our next question. India signed a memorandum of understanding MOU with which country to enhance cooperation in field of artificial intelligence? भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञान पत्र दैट इज MOU पर हस्ताक्षर किए? इट इज इजराइल। ओके, ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। तो इंडिया ने इजराइल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU साइन किया है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के फील्ड में कोऑपरेशन को और एनहेंस किया जा सके। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि AI आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का एक की एलिमेंट है, जिसमें रैपिड एडवांसमेंट हो रहे हैं। इस MOU के थ्रू इंडिया और इजराइल मिलकर AI के वेरियस एप्लीकेशंस पर काम करेंगे, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी और अदर सेक्टर्स। इजराइल अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, और इंडिया के साथ AI में कोलैबोरेशन से दोनों कंट्रीज के रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इस MOU के जरिए दोनों देश नॉलेज एक्सचेंज, रिसर्च कोलैबोरेशन और AI बेस्ड सोल्यूशन के डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, जो दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में मदद करेगा। तो ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच AI के फील्ड में डीपर कोलैबोरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो फ्यूचर में और भी ब्रेक थ्रूज और इनोवेशंस लाने में मददगार होगा। अभी लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज नेम्ड द UN Women Goodwill Ambassador for South Asia? It's none other than ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। दक्षिण एशिया के लिए UN महिला सद्भावना राजदूत
के रूप में किसे नामित किया गया? इसे दीपिका पादुकोण को नामित किया गया। दीपिका पादुकोण को रिसेंटली यूएन वुमेन गुडविल एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया अपॉइंट किया गया है। ये एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है जिसमें दीपिका अपने इन्फ्लुएंस और प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करेंगी। दीपिका पादुकोण ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है बल्कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और वुमेन्स राइट्स के इश्यूज पर अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ के लिए भी जानी जाती है। यूएन वुमेन के एम्बेसडर के रूप में उनका रोल होगा वुमेन के राइट्स को प्रमोट करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाना और साउथ एशिया के रीजन में वुमेन की सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करना। ये अपॉइंटमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दीपिका जैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी को देखकर लोगों तक वुमेन्स राइट और जेंडर इक्वालिटी का मैसेज और इफेक्टिवली पहुंचेगा। इस तरह की रोल मॉडल बनने से वो यंग जनरेशन को इंस्पायर करेंगी और ग्लोबल लेवल पर जेंडर इक्वालिटी को क्या करेगी और स्ट्रेंथन करेंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी वॉन द ग्रीन एनर्जी लीडर अवार्ड। ठीक है, तो किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने ग्रीन एनर्जी लीडर पुरस्कार जीता? सो द करेक्ट आंसर इज एनटीपीसी। तो एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। लेट मी राइट इट हियर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को रिसेंटली ग्रीन एनर्जी लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उनके ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। एनटीपीसी जो एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अब रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर भी काफ़ी फोकस कर रही है, जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। एनटीपीसी ने अपने कोल बेस्ड पावर जनरेशन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करते हुए सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं ताकि इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट कम हो और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। इस अवार्ड के थ्रू एनटीपीसी के क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो इंडिया के ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी में लीडरशिप दिखाते हुए एनटीपीसी ने काफ़ी एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर जनरेशन को बढ़ावा देते हैं। ये अवार्ड्स उनके एफर्ट्स को सराहने के लिए दिया गया है और एनटीपीसी का गोल है कि 2032 तक 60 गीगावाट दैट इज जीडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना। ये रिकॉग्निशन एनटीपीसी के लिए एक मेजर माइलस्टोन है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही था। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, अभी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विथ पीपल एंड कमेंट डाउन अगर कुछ समझ ना आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।